दोस्तों आज मैं बात करूँगा एक ऐसी कंडीशन पे जो कि यंग एडल्ट्स और इवन जो जवान बच्चे होते हैं उनमें भी होती है। एंड दैट इज़ नोन एज नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स, या जिसे हम कह सकते हैं नफसियाती मिर्गी। अब जो है वो रिसर्च ने और आम मुशाहिदे ने ये शो किया है कि ये कंडीशन ज़्यादातर जो है वो फीमेल्स में होती है, मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा होती है। अगर आप शरह देखें दोनों में, तो मर्दों में भी हो सकती है लेकिन औरतों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। एशियन कंट्रीज़ लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ये जो सिचुएशन है वो ज़्यादा प्रेवलेंट है, यानी ज़्यादा कॉमन है। और वहाँ पे देखा गया है कि जो लड़कियाँ जिनकी एज लाइक आप कह लें 16-17 से लेकर 30-35 के दरमियान जो है ये बीमारी जो है वो ज़्यादा देखी गई है। तो इसको आम ज़ुबान में जो है वो नफसियाती मिर्गी कहा जाता है। इंग्लिश में इसके डिफरेंट नाम्स हैं, नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स भी कहा जाता है, फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहा जाता है, कन्वर्शन सिंड्रोम भी कहा जाता है, हिस्टेरिकल फिट्स भी कहा जाता है। मुख्तलिफ नामों से इस चीज़ को पहचाना जाता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें मरीज़ पे पड़ते हैं मिर्गी के झटके, तो ऐसा लगता है जैसे बंदे पे मिर्गी का अटैक हुआ है। तो ऐसा जो पेशेंट होता है वो एकदम जो है वो गिर जाता है या बेड पे पड़ जाता है और उस पे झटके तारी हो जाते हैं और अजीब-व-गरीब किस्म के झटके होते हैं, सारा जिस्म जो है वो उसको झटके लग रहे होते हैं और बंदा जो होता है वो एक किस्म की बेहोशी की हालत में होता है। अगर आप उससे बात करें तो वो जवाब नहीं दे रहा होता या अजीब-व-गरीब किस्म की जो आवाज़ें हैं वो निकाल रहा होगा और आप देखेंगे बड़ी अजीब-सी जो है वो आप डरावनी-सी कैफ़ियत पैदा हो जाती है घर वालों के लिए कि मरीज़ जो है वो बेड के ऊपर उसको झटके लग रहे हैं अजीब-व-गरीब किस्म के और वो अजीब-व-गरीब किस्म की बातें कर रहा है। और ये जो झटके अगर आप देखें तो इसका दौरानिया कुछ भी हो सकता है। इसका दौरानिया 1-2 मिनट से लेकर 2-3 घंटे तक हो सकता है। और इसमें हम डॉक्टर से एक बात ये करते हैं कि जितना ज़्यादा इन झटकों का दौरानिया होता है, उतना ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये नफसियाती हैं। क्योंकि मिर्गी का दौरा असल मिर्गी की वजह से भी हो सकता है, जिसको हम ट्रू एपिलेप्टिक सीजर्स कहते हैं, जिसमें दिमाग के खुलिये वाक़ई जो है वो एब्नॉर्मल तौर पर डिस्चार्ज कर रहे होते हैं। तो एक सेपरेट कैटेगरी है, जिसमें दिमाग के खुलियों में मसला होता है। लेकिन ये जो कंडीशन है, इसमें बुनियादी तौर पे दिमाग में कोई मसला नहीं होता। ये नहीं आप समझ लें कि कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं होता, दिमाग के सेल बिल्कुल सही काम कर रहे होते हैं। ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये एक नफ्सियाती डिसऑर्डर है। इसके पीछे बहुत सारे नफ्सियाती वजूहात हो सकती हैं जिनकी हम अभी बात करेंगे। लेकिन देखने में क्या आया है, प्रेज़ेंटेशन इसकी कैसे होती है कि एकदम अचानक जो है वो एक मरीज़ जो कि ज़्यादातर कंडीशंस में एक यंग औरत होगी, वो अचानक जो है वो गिर जाती है या बेड पे पड़ जाती है या अगर कुर्सी पे बैठी है तो पीछे स्लंप हो जाएगी और उस पे अजीब-व-गरीब किस्म के झटके शुरू हो जाते हैं, जो कि एक बड़ी डरावनी कैफ़ियत होती है घर वालों के लिए या आस-पास के लोगों के लिए। और इन झटकों के दौरान जो है आप देखेंगे कि आम तौर पे इन औरतों की आँखें बंद होती हैं, जबकि जो ट्रू एपिलेप्टिक सीजर्स होते हैं, जो कि असल मिर्गी होती है, उसमें आँखें खुली होती हैं और आँखें रोल बैक कर देती है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि आँखें बंद होती हैं, अजीबो-गरीब किस्म के जो है वो अल्फ़ाज़ या ना समझ आने वाले अल्फ़ाज़ बड़बड़ाने लगती हैं और अजीबो-गरीब किस्म के झटके लग रहे होते हैं। यानी हाथों, पैरों का अजीबो-गरीब किस्म के तरीके से झटकों से हिलाना जो है वो शुरू हो जाता है। और आप देखेंगे कि ये 1-2 मिनट से लेकर कई मिनट्स या कई घंटों तक भी जो है वो जारी रह सकते हैं। हर पेशेंट डिफरेंट होता है और आमतौर पे देखा गया है कि ये खुद ही ख़त्म हो जाते हैं विदाउट एनी इंटरवेंशन, विदाउट एनी ट्रीटमेंट जो है 5 मिनट, 10 मिनट या अब आधे घंटे बाद ये झटके बंद हो जाते हैं। जैसे झटके बंद होते हैं, थोड़ी देर में मरीज़ बिल्कुल ठीक-ठाक हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये एक जो है ये भी एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। जो ट्रू मिर्गी होती है, जो असल मिर्गी होती है, उसमें मरीज़ के जब झटके ख़त्म हो जाते हैं, तो काफ़ी देर तक उसमें नीम बेहोशी की कैफ़ियत तारी रहती है। वो पूरी तरह जो है वापस अपनी दुनिया में नहीं आता है। आप देखेंगे कि वो सोया-सोया है, ग़नूदगी की हालत में है, पूरी तरह आपके साथ नहीं है। जबकि ये जो नफ़सियाती मिर्गी है, ये जैसे ही ख़त्म होता है, 2, 4 या 5 मिनट के अंदर जो है वो बंदा उठ के बैठ जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, बिल्कुल ठीक-ठाक। चाहे घंटों-घंटों भी हुआ हो तो बिल्कुल ठीक-ठाक हो जाते। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसकी वजूहात क्या? अब देखें अगर आप देखें इसकी एपिडेमियोलॉजी, यानी अगर हम इस पे मुशाहिदा करें कि किन लोगों में ज़्यादा है, किस एज ग्रुप में ज़्यादा है, किस किस्म के जो है वो सोशो इकोनॉमिक जो स्ट्रैटम है उसमें ज़्यादा है, तो देखा जाता है कि ये ज़्यादातर जो है वो औरतों में ज़्यादा कॉमन है मर्दों की निस्बत। फिर जो एज ग्रुप है 16-17 से लेके 35 ईयर्स तक, यानी 16-17 साल की उम्र से 35 साल के दरमियान ये ज़्यादा कॉमन जो है वो देखा गया है। और आमतौर पे ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों में ज़्यादा देखा गया है। अपर क्लास में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की औरतों में ये ज़्यादा देखा गया है। अब आम तौर पे
अगर आप देखें ऐसे लोगों के कई टेस्ट हो चुके होते हैं। अक्सर ऐसे जो लोगों के जो मरीज़ होते हैं वो या उनके जो रिश्तेदार होते हैं वो ये बात करते हैं कि भई इसका तो हमने बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज करा, दवाइयाँ भी खा रही है लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। और फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा कि अगर इसको आप ट्रीट करते हैं एज़ अ ट्रू मिर्गी, मिसाल के तौर पे अगर आप इसको ये सही मिर्गी है और उसकी आप गोलियाँ देते हैं जो कि काफ़ी किस्म की होती हैं, उसने असर करना नहीं है क्योंकि दिमाग में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये एक नफ्सियाती प्रॉब्लम है। तो ऐसे मरीज़ों की आप हिस्ट्री में देखेंगे कि वो कई डॉक्टरों के पास जा चुके होते हैं, कई किस्म के उनके पास नुस्ख़ाजात होते हैं, प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं और वो हमेशा ये शिकायत करते हैं कि उन पे दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं। अब याद रखिए दवाइयाँ असल बाज़ ऐसी असल मिर्गी की कंडीशंस भी हैं जिनमें दवाइयाँ असर नहीं कर सकती, लेकिन मैंने आपको कहा वो एक डिफरेंट किस्म की कंडीशन होती है। उसमें टेस्ट शो करते हैं, एक ख़ास किस्म का दिमागी टेस्ट होता है जिसे हम वीडियो ईईजी कहते हैं, जिसमें दिमाग के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगा के और फिर साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। अगर पेशेंट को मिर्गी का अटैक हुआ है तो उसमें जो इंसानी जो दिमाग के सेल्स होते हैं वो एब्नॉर्मल डिस्चार्जेस कर रहे होते हैं, तो वो तो असल मिर्गी होती है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि कोई दिमाग के सेल एब्नॉर्मल डिस्चार्जेस नहीं कर रहे होते, तो वीडियो ईईजी टेस्ट जो होते हैं वो आमतौर पर क्लियर होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर दवाइयाँ लिखी गई हैं तो वो कारगर असर नहीं होती हैं। तो ये आम तौर पे देखा गया है कि औरतों में, यंग औरतों में और जो मिडल क्लास या लोअर मिडल क्लास है उन जिनका यानी जो इस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं उनमें ज़्यादा होता है। अब यानी इसमें आप देखें तो आम तौर पे इसके पीछे जो पस पर्दा रीज़न्स होते हैं उसमें वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ सोशल हिस्ट्री। कुछ न कुछ ऐसा माज़ी में या इनकी सोशल हिस्ट्री में ऐसी चीज़ होती है जो कि इनको प्रीडिस्पोज़ करती है इस किस्म के नफ्सियाती सीज़र्स की तरफ। अब लड़कियों में क्यों ज़्यादा है? इस वजह से कि जहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ हैं, यानी ऐसी सोसाइटीज़ जो कि ज़्यादातर मर्द डोमिनेटेड सोसाइटीज़ हैं, जहाँ पे औरतों जो है वो अपनी क्या कहते हैं खुल के जज़्बात का इज़हार नहीं कर सकती या अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकती, तो वहाँ पे चीज़ ज़्यादा कॉमन देखने में आई है। क्योंकि ऐसी औरतें जिनकी आप कहें ख्वाहिशात को दबाया जाए या उन पे किसी किस्म का ज़ुल्म किया जाए या किसी किस्म का जो है ज़ुल्म ना भी किया जाए तो अगर किसी तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पा रही हो और एक्सप्रेस का सिर्फ जज्बात का ताल्लुक नहीं, इंसान की मुख्तलिफ़ किस्म की फीलिंग्स होती हैं। यू कैन बी क्रिएटिव, यू कैन बी एंग्री, तो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ होती है। अगर आप उसका प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते तो आपके अंदर बिल्डअप होती है और वो एक टाइम आता है कि कभी न कभी वो इस सूरत में भी वो जो है वो ज़ाहिर हो सकती है। तो इनकी सोशल हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट सोशल हिस्ट्री शुड बी टेकन। और अक्सर अगर डॉक्टर लेते भी हैं तो ऐसी औरतें कहती हैं कि भाई कुछ भी नहीं है। आप देखें आमतौर पे ये एक पेशेंट या डॉक्टर के दरमियान जो है वो ट्रस्ट का रिलेशनशिप भी होता है। नॉट एवरीबॉडी ओपन्स अप, इसके लिए एक बहुत ज़्यादा जो है वो आपको एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। पेशेंट हैज़ टू ओपन अप बिकॉज़ इन द पास्ट देयर मस्ट बी समथिंग। वो ब्रोकन रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, वो अब्यूज़िव रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, वो ट्रॉमा भी हो सकता है इन द पास्ट, मुख्तलिफ़ किस्म के साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, फिज़िकल ट्रॉमा, फाइनेंशियल ट्रॉमा। इसके अलावा जो है वो सोशल सेटअप, फैमिली ब्रेकअप्स, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीज़न, लाइक बहुत किस्म के हमारे आप समझ लें माशरती मसाइल जो हैं वो इसका रीज़न या इसका कारण या इसका सबब हो सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बहुत डिटेल्ड हिस्ट्री इसमें जाके लें और वो हिस्ट्री ज़रूरी नहीं कि आप एक सिटिंग में जिस तरह मरीज़ आपके पास आए और आपने 2-4 सवाल किए और उसमें हो जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई ऐसा बंदा हो या कोई ऐसी औरत हो जो कि पेशेंट के साथ काफ़ी कंड्यूसिव हो, फ्रेंडली हो, बैठे। ये बाज़ औक़ात एक सिटिंग में नहीं होता, दूसरी या तीसरी सिटिंग में जो है वो यू कैन नो दैट। तो वो एक ये क्यों इम्पोर्टेंट है? नंबर एक तो आपको ये समझने में आसानी होती है कि ये जो इस किस्म के जो नफ्सियाती मिर्गी है वो क्यों हो रही है। नंबर 2 इसको ट्रीट करना आसान हो जाता है। पहली बात तो ये है कि अक्सर लोग गलती ये करते हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो एपिलेप्टिक मेडिकेशंस जो है वो लिखना शुरू हो जाते हैं। अब ये बिल्कुल गलत है। दे नेवर रिस्पॉन्ड टू एपिलेप्टिक मेडिकेशन। बाज़ वक़्त मिर्गी हो रही होती है और इनको इस किस्म की चीज़ें दे दी जाती हैं जो कि इनको बिल्कुल फ्लैट कर देती हैं। इनको इनकी जान ख़तरे में डाल सकती है। मिसाल के तौर पे इनके मुँह में बकल में डायज़ोलैम डाल देना या इनको डायज़ेपाम दे देना। अब ऐसे-ऐसे उनकी क्या हो सकता है, फिट्स तो ख़त्म नहीं होंगे लेकिन उनका जो आप समझ लीजिए इंसानी जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जैसे सांस लेने का फंक्शन, वो डिप्रेस हो सकता है, जिसे हम रिस्पिरेटरी डिप्रेशन कह सकते हैं। सांस रुक भी सकता है, जिससे मरीज की मौत वाक़ई हो सकती है। मौत वाक़ई ना भी हो तो ब्रेन प्रॉपर डैमेज हो सकता है। लिहाजा ऐसे मरीजों को जिनको नफ्सियाती मिर्गी होती है, ऐसों को इस किस्म की मेडिकेशन नहीं दी जाती। लेकिन इससे पहले ये ज़रूरी है कि उसका डायग्नोसिस प्रॉपर हुआ कि भई ये नफ्सियाती मिर्गी है और ये कोई असली या ज़हनी मिर्गी नहीं है। तो डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें कुछ ऐसी की चीज़ें हैं जो कि आपको ये इशारा कर सकती हैं कि ये नफ्सियाती मिर्गी है। मिसाल के तौर पे
ऐसी मिर्गी के दौरान जो होते हैं वो झटके बड़े अजीब-व-गरीब किस्म के होते हैं, जो कि ट्रू मिर्गी होती है उसमें आप देखेंगे कि बॉडी के कोर्स झटके, रिदमिक मूवमेंट्स होती हैं, लेकिन इसमें रिदमिक नहीं होती, इसमें अजीब-व-गरीब किस्म, कभी एक हाथ झटका, कभी दूसरा हाथ झटका। आमतौर पे जो कूल्हा या जो पेल्विक एरिया जो होती है इसकी थ्रस्टिंग होती है। दूसरा ये है कि इसमें आँखें बंद होती हैं और अगर आपकी मरीज़ की आँखें खोलने की कोशिश करें तो वो ज़ोर लगाएगा, वो खोलने नहीं देगा आपको जो आँखें। जबकि असल मिर्गी में चूँकि मरीज़ का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता तो आँखें उसकी खुली हुई होती हैं। फिर तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप ऐसे मरीज़ों की अगर गिरते हैं वो है तो आप देखेंगे कभी अपने आप को ज़ख्मी नहीं होने देंगे। एक्चुअल जो ट्रू मिर्गी का मरीज़ वो गिर के अपने सर भी दुखा सकता है, चोट लग सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है। ऐसे मरीज़ अगर गिरते भी हैं तो ऐसे तरीके से गिरते हैं कि अपने आप को ज़ख्मी ना होने दें। तो ऐसे मरीज़ को अगर झटके लग रहे हैं और अगर आप उसका हाथ उठाएँ और छोड़ें तो वो अपने आप को कभी नहीं मारेगा। ये असल मरीज़ का हाथ अपने आप को लग सकता है, ऐसे मरीज़ जो है वो अपने आप को ज़ख्मी नहीं करते। वो अलग बात है कि वो इस दौरान वो आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आप देखेंगे उनके अजीब-व-गरीब झटके और ये कुछ ऐसी चीज़ें जो कि पॉइंट करती हैं कि दैट इज़ नफ़्सियाती मिर्गी। अच्छा जनाब, तो ऐसे मरीज़ों को जब झटके हो रहे हो तो क्या करना चाहिए? अच्छा, ऐसे झटकों में एक और चीज़ ये देखी गई है कि आम तौर पे ये झटके ऐसे सूरत में होते हैं जब लोग मौजूद हों। ये झटके कभी भी अकेले में नहीं आएँगे। बहुत रेयर ऐसा होगा कि वो अकेले में कोई ना मौजूद हो और झटके शुरू हो जाते हैं। देयर आर ऑलवेज़ विटनेस, यहाँ पे लोग मौजूद होंगे और वो उनको झटके शुरू हो जाते हैं। और आप देखेंगे जितने ज़्यादा लोग जमा होंगे, जितने ज़्यादा परेशानी का इज़हार करेंगे, उतने ही इन झटकों ने जो है वो परसिस्ट करना है। आम तौर पे हॉस्पिटल सेटिंग्स में हमारे पास जब ऐसे यानी अब जवान बच्चे लाए जाते हैं जिनको ऐसे झटके हो रहे हैं, तो हम आम तौर पे जब हमें पता होता है कि ये नफ़्सियात, हम कहते हैं इनको छोड़ दो, कमरे में छोड़ दो, आराम से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो, बस वीडियो ये कैमरा अगर कुछ लगा हुआ है, कुछ या मॉनिटर है तो उसके थ्रू हम देखते रहेंगे। और आमतौर पे देखा गया है कि अगर आप उनको अकेला छोड़ दो तो ये झटके जल्दी स्टॉप हो जाते हैं। जितना आप करीब रहेंगे उतना झटकों ने ज़्यादा जाना है। तो ये एक अलहदा एक आप समझ लें एक डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है जो कि इस मिर्गी को असल मिर्गी से जो है वो सेपरेट करता है। तो ऐसे मरीज़ों के साथ करना क्या चाहिए? ऐसे मरीज़ों को में दौर आप उनको एक जो है वो सेफ पोज़ीशन में डाल दें और अगर आपका मरीज़ ऑलरेडी डायग्नोस्ड है, उसको सेफ पोज़ीशन में आप डाल दें और इसके अलावा आप क्या करें, आप छोड़ दें मरीज़ को। आप एक सेफ डिस्टेंस पे जहाँ पे उसके इर्द-गिर्द लोग ना हों, लेकिन आप कहीं मतलब एक तरीके से ऐसे तरीके से मॉनिटर पेशेंट को कर सकेंगे, उसको पता ना लगे। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप देखेंगे कि झटके जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे झटकों का इलाज दवाइयों में बिल्कुल भी नहीं है। अगर कुछ दवाइयाँ चाहिए होती हैं तो वो आमतौर पर अगर लेट्स से इसके पीछे इसके साथ कोई एक्जिस्टिंग डिप्रेशन है तो आप उस डिप्रेशन को ट्रीट करें। इसके साथ कोई एंग्ज़ायटी या पैनिक डिसऑर्डर्स हैं तो आप उसको ट्रीट करेंगे। उसकी अपनी मेडिकेशंस हैं, वो आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाएँ, वो आपको डिप्रेशन या उसकी मेडिकेशंस जो है वो बता सकता है या आपको तजवीज़ कर सकता है डिपेंडिंग ऑन हिज़ एक्सपर्टीज़। अब एक्चुअल क्या है, अब चूँकि जो भी देखें, हम कहते हैं रूट कॉज़ जो चीज़ है उसको आप ट्रीट करें। तो आपने सोशल हिस्ट्री अगर ली है और उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है ऐसे मरीज़ का एटमॉस्फेयर चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। जिस किस्म के हालात में उसको ये चीज़ डेवलप हुई है, उन हालात को चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ग्रेजुअल हालात को चेंज करना, मरीज़ के साथ बात करना, उसको समझाना, इसमें मुख्तलिफ जो है वो ऑप्शंस जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसमें ग्रुप साइकोथेरेपी भी आती है, इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी आती है, इसमें इंडिविजुअल काउंसलिंग भी आती है। इसमें जो है वो आप बंदे के साथ जो है वो सिम्पैथी और एम्पैथी के साथ बात करना, ये तमाम चीज़ें आती हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एटमॉस्फेयर जो जिस एटमॉस्फेयर में चीज़ें हो रही हैं, जो इसके पीछे जो सबब बन रहे हैं, अगर आप उसको चेंज करते हैं और आप इसके साथ थोड़ी बहुत साइकोलॉजिकल जो है वो काउंसलिंग या थेरेपी आप करते हैं, तो ऐसे मरीज़ों का जो है वो इलाज हो सकता है और बिल्कुल हो सकता है। ये कोई नाकाबिल इलाज चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल काबिल इलाज है। लेकिन इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि इसको आप जो ट्रू मिर्गी या जो असल ज़हनी मिर्गी है उससे आप इसको डिफरेंशिएट करें, उसका डायग्नोसिस इससे अलहदा करें, ये समझने की कोशिश करें कि इसके पीछे कुछ न कुछ अवामिल ज़रूर है। ये सिर्फ़ कह देना कि भई ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये सिर्फ़ इस पे आप समझिए मिट्टी डालने वाली बात है, ज़रूर होता है इससे पीछे। ज़्यादा प्रोबिंग की ज़रूरत है। अगर आपको अभी तक नहीं पता चला तो ये सिर्फ़ आप समझ लें कमिलमी हो सकती है। इट नीड्स मोर प्रोबिंग, इन डेप्थ प्रोबिंग, मरीज़ के साथ ज़्यादा तरीके से बात करना, उसका ट्रस्ट हासिल करना एंड देन लेटिंग देम ओपन अप। और ये ओपन अप जो है बाज़ औक़ात ये भी बहुत हद तक जो है वो फ़ायदेमंद साबित होती है। तो ये जो आप नफ़सियाती मिर्गी कह लें, ये इम्पोर्टेंट है, इसको इसको टाइम पे जो है वो रिकग्नाइज़ किया जाए, इसका जो है वो टाइम पे इलाज किया जाए।
क्योंकि आमतौर पे देखा ये गया है कि जब इसका इलाज असल मिर्गी वाली दवाइयों से की जाता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, जो कि मरीज़ के लिए इवन फर्दर कॉम्प्लिकेशंस पैदा करते हैं। तो ये एक छोटा-सा वीडियो था जिसमें मैंने कहा थोड़ा-सा मैं नफ्सियाती मिर्गी के ऊपर बात कर लूँ। मैं जो है चूँकि पीडियाट्रिशियन हूँ, मैं ज़रा ज़्यादा एडल्ट्स के साथ तो मेरा ताल्लुक नहीं, लेकिन मैंने देखा है लड़कियाँ जो कि मतलब 14-15 साल से लेकर 16-17 साल तक की उम्र में होती हैं, उनमें भी ये चीज़ काफ़ी कॉमन देखी गई है। और इसके साथ रोज़ाना की बेसिस पे कुछ ना कुछ जो है वो मैं केसेस डील करता हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा-सा जो है पब्लिक को भी इस बारे में एजुकेट कर दिया जाए। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई सवालात है इस बारे में या कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपने सवाल लिखिए एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर देम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।